वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डिवाइन क्लासेस में। आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ पावर शेयरिंग क्लास 10th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा। बहुत बार आपने एक कहावत सुनी होगी, शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करना अच्छा होता है। और बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि जब कभी कोई चीज़ बंट जाती है, आपस में जब हम बंट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो ये हमें खुद को कमज़ोर बनाता है। तो भारत के शासन के संदर्भ में, गवर्नेंस के संदर्भ में, क्या पावर को शेयर करना सही है? क्या सत्ता को आपस में बांटना सही है? या किसी एक व्यक्ति के हाथ में, एक इंस्टीट्यूट के हाथ में, एक ऑर्गन के हाथ में ही सत्ता हो तो ठीक रहता है? तो ये पावर की शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। क्या ये सही है या ये सही नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसका क्या प्रभाव हुआ है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। जिस तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं और हर एक ऑर्गन का कुछ एक काम होता है, ठीक वैसे ही हमारी सरकार के भी कुछ एक ऑर्गन हैं और उन ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। अब सोचिए कि हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दिमाग, मस्तिष्क, माइंड। अगर वो डेड हो जाए, मर जाए, काम करना बंद कर दे, हार्ट काम करना बंद कर दे, तो माइंड का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है। तो इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। डेमोक्रेसी में किसी भी एक ऑर्गन के पास पावर नहीं होता है। और ये जो इंटेलिजेंट शेयरिंग है, ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। तो जो ऑर्गन है, तीन महत्वपूर्ण ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो इसके बारे में देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। पहला हम बीच से शुरू करते हैं, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, व्यवस्थापिका, जो किसी भी चीज़ की व्यवस्था करती है। विधायिका जो शब्द है वो विधि से बना है, कानून से बना है। तो किसी भी कानून की व्यवस्था करना, ये लेजिस्लेचर का काम है, विधायिका का काम है। तो इस लेजिस्लेचर में अब कानून कैसे बनते हैं, अब आप 9th क्लास तक अच्छे से समझ गए होंगे कि कानून में लोकसभा और राज्यसभा होती है, फिर उस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब वो कोई कानून बन पाता है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कानून बनाने की है। अब किसी भी देश को चलाने के लिए कानून बन गया है, अब उस कानून को एग्जीक्यूट करना है, यानी उस कानून को कार्य में लाना है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। अब कानून बन तो गया, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जितने भी मंत्री हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस कानून को लागू करवाए। फिर अगर उस कानून के खिलाफ कोई काम हो रहा है, वो कानून टूट रहा है, उस कानून को अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा तोड़ा जा रहा है, तो ये जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो कानून टूटा है तो कंसर्न पर्सन को, इंस्टीट्यूट को वो पनिश करे। तो ये सॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इस बात का भी ध्यान रखती है जुडिशियरी, न्यायपालिका, कि अगर कोई कानून गलत बन गया है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोचा गया था कि इस तरीके से हमारा संविधान काम करेगा, अगर उसके खिलाफ कोई कानून बन गया है, उसके
कॉन्ट्ररी, विरोधाभास में कोई कानून बन गया है, कॉन्फ्लिक्ट वाला कानून बन गया है, तो ऐसे कानून को जुडिशियरी इनवैलिड, इलीगल भी करार दे सकती है। तो ये जुडिशियरी का काम है। तो 3 अलग अलग ऑर्गन है, तीनों अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम है। तो इसीलिए ये पावर शेयरिंग की गई है कि कानून बनाने का काम एक ऑर्गन के पास है, फिर वो उस कानून को अप्लाई नहीं करता है, फिर कानून को अप्लाई करवाने का काम दूसरे ऑर्गन का है, एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव में सारे लोग आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके नीचे जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं वो हैं, वो सब के सब लोग कानून का पालन करवाते हैं। फिर अगर उस कानून का पालन ठीक ढंग से नहीं हुआ या अगर उस कानून के अगेंस्ट में कुछ हुआ तो जुडिशियरी का काम सामने आता है। तो पावर शेयरिंग की जब हम बात कर रहे हैं और हमारे चैप्टर में 2 देशों का एग्जाम्पल दिया गया है, पहला देश बेल्जियम, दूसरा देश श्रीलंका, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो अगर मैं बात करूँ बेल्जियम की, तो मैं अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम के आसपास आप देख रहे होंगे जो स्टार बना हुआ है, ब्रुसेल्स उसकी राजधानी है। उसके पड़ोसी देशों की बात करूं तो फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और तमाम तरह के देश जो उसके आसपास हैं वो उसके पड़ोसी कहलाते हैं। तो ये एक यूरोपीय कंट्री है, कितना सा है कैसा है आप देख चुके हैं। दूसरा श्रीलंका है। तो इन्हीं 2 देशों के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से पावर का इस्तेमाल हुआ, क्या पावर की शेयरिंग की गई, सत्ता का बंटवारा किया गया या नहीं किया गया। जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो एक वर्ड आएगा जिसको कहते हैं एथनिक, हिंदी में बोलते हैं नृजातीय। अब ये एथनिक क्या होता है? एथनिक का अर्थ होता है ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। और ये जो कॉमन डिसेंट है ये हमेशा से धर्म और नेशनलिटी के आधार पर नहीं होता है, हमेशा से। कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन हमेशा इसका जो आधार है एथनिसिटी का या कॉमन डिसेंट का, वो धर्म या राष्ट्रीयता, नेशनलिटी नहीं होता है। तो इसका आधार क्या हो सकता है? इसका आधार हो सकता है हमेशा के लिए फिजिकल टाइप, लोग दिखते एक जैसे हैं, कल्चर, उनकी संस्कृति एक जैसी हो, या दोनों, दिखते भी एक जैसे हैं और उनकी संस्कृति भी एक जैसी है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करें तो पहले लेते हैं बेल्जियम को। बेल्जियम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक स्टेट है जिसको कहते हैं हम वैलोन, दूसरे स्टेट को हम कह सकते हैं फ्लेमिश, और तीसरी जो उसकी कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। तो उसमें 1%, 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है जो कि कंपैरेटिवली रिच है जर्मन स्पीकिंग लोगों से और डच स्पीकिंग लोगों से। 59% डच बोलते हैं जो कंपैरेटिवली पुअर है फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से। 40% लोग जो फ्रेंच बोलते हैं वो वेलोन में रहते हैं। 59% लोग जो डच बोलते हैं वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। अब जब हम कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में आते हैं तो ये वाइस वर्सा कंडीशन हो जाती है। अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें, वेलोन और फ्लेमिश की, तो जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, वो डच लोगों के पास है, लगभग 59%। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो 80% फ्रेंच है और 20% डच है, टोटली चेंज हो जाता है। तो ये बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है। फिर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में अब इसका जो हमने बेस लिया है, पहला बेस है हमारा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में एक लैंग्वेज है सिंहला, जिसको सिंगली भाषा भी कहते हैं हम।
हिंदी में सिंगली बोला जाता है। तो 74% लोग सिंगली बोलते हैं और ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, मोस्टली बुद्धिस्ट हैं। फिर तमिल बोली जाती है 18%। भारत का भी एक राज्य है तमिलनाडु जहाँ तमिल बोली जाती है। यहीं से कुछ लोग माइग्रेट होकर के अंग्रेज़ों के ज़माने में चाय के बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका गए थे और वहीं जाकर के बस गए। और ये जो 18% लोग जो तमिल बोलते हैं ये हिंदू और मुस्लिम हैं। कुछ लोग वहाँ के नेटिव भी हैं और कुछ लोग इंडियन हैं। कुछ लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिंगली भी बोलते हैं। इनका परसेंटेज 7 है। तो ये एथनिक कंपोजिशन है अकॉर्डिंग टू, मेजरली अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस। श्रीलंका में इसको 7 में सब डिवाइड किया गया है रिलीजन को लेकर के। तो ये एथनिक कंपोजिशन हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका का कि किस तरीके से भाषा के आधार पर 3 भाषाएं हैं बेल्जियम में, श्रीलंका में 2 भाषाएं हैं। अब श्रीलंका में जो कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया वो कंसेप्ट रहा मेजोरिटेरियनिज्म, यानी बहुसंख्यकवाद, यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको प्रेफरेंस दी गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म, ए बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। जिस तरीके से वो अपने देश को चलाना चाहें उस तरीके से वो अपने देश को चला सकते हैं। बहुसंख्यकवाद में यही होता है। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी, जिसमें यह भी शामिल है कि वो कोई परवाह ना करे, कोई चिंता ना करे कि उस देश की माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक लोगों की ज़रूरत क्या है, उनकी इच्छाएं क्या हैं। तो श्रीलंका में मेजॉरिटी जो है वो 2 चीज़ों की है। लैंग्वेज की बात करें तो सिंगली लैंग्वेज, और धर्म की बात करें तो बुद्धिज्म श्रीलंका का मुख्य धर्म। तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म है श्रीलंका में, सिंगला लैंग्वेज है और बुद्धिज्म रिलीजन है। तो इस मेजॉरिटेरियनिज्म को या बहुसंख्यकवाद को श्रीलंका में किस तरीके से लिया गया? 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो तमिल का डिसरिगार्ड हो गया। तमिल भाषा बोलने वाले भी 18% लोग तो थे ही थे और 7% लोग ऐसे थे जो दोनों बोलते थे। तो सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया और जो सिंगला एप्लीकेंट्स होते थे उनका फेवर किया जाता था यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। यानी जो लोग सिंगली को लेकर के अप्लाई करते थे उनका फेवर होता था गवर्नमेंट जॉब्स में। यानी गवर्नमेंट जॉब में तमिल लैंग्वेज वालों का डिसरिगार्ड हुआ। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया जिसमें यह कहा गया कि स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, कि वो बौद्ध धर्म की सुरक्षा करेगा और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। सरकार, स्टेट, राज्य खुद। तो यहाँ पे जो हिंदू, मुस्लिम और जो थोड़ी सी संख्या में क्रिश्चियन थे उनका रिलीजन के आधार पर डिसरिगार्ड हो गया। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा है। मैनी डिमांड ऑफ नॉन बुद्धिस्ट तमिल स्पीकिंग पीपल, जो मांगे बुद्धिस्ट लोगों ने उठाई जो तमिल बोलते थे वो रिजेक्ट की गई, टर्न डाउन कर दी गई, अस्वीकार कर दी गई। जिसका रिजल्ट क्या हुआ? जिसका रिजल्ट हुआ कि श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। अब नया वर्ड है सिविल वॉर, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। आपको दूसरे देश से लड़ने की जरूरत नहीं, अपने ही देश के लोग जब आपस में लड़े, क्या कारण होता है? कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब यहाँ सिंगली भाषियों का विरोध है तमिल भाषियों के साथ। सिंगला स्पीकर्स अपोजिंग तमिल स्पीकर्स, एक ही देश के लोग हैं विद इन अ कंट्री,
दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर, कि एक युद्ध जैसा दिखने लग जाता है। बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम ने यहाँ समझदारी दिखाई। बेल्जियम ने अपने शासन में, अपने सरकार में क्या किया, ये एक बहुत बड़ा समझदारी भरा काम था। 1970 से 1993 तक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, 4 अमेंडमेंट किए गए इस अरेंजमेंट को लागू करने के लिए कि सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहें, चाहे वो डच स्पीकिंग हो, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, बराबर मिनिस्टर तय किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। जबकि पूरे बेल्जियम की बात करें तो 59% लोग थे जो डच थे। स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट ऑफ बोथ कम्युनिटीज़। अगर आपको कोई विशेष कानून बनाना है तो उसके लिए दोनों कम्युनिटीज़ के मिनिस्टर्स का सपोर्ट चाहिए आपको। एक अकेला कोई भी लैंग्वेज वाला वो कानून नहीं बना सकता है। सेम टू सेम स्टेट गवर्नमेंट में भी किया गया, इक्वल मिनिस्टर्स रखे गए। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे वो वेलोन की हो चाहे वो फ्लेमिश की हो, वो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर नॉट वीकर देन स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट वीकर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी ही पावरफुल है। ब्रुसेल्स जो उनकी राजधानी थी, अब चूंकि स्टेट में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल सपोर्ट दिया गया, तो यहाँ पे फ्रेंच जो कि 80% थे ब्रुसेल्स में, अब उन्होंने भी सेम टू सेम किया डच लोगों के साथ, उनको इक्वल रेस्पेक्ट दिया गया। तो यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों कम्युनिटीज़ का, चाहे वो डच हों चाहे वो फ्रेंच हों। फिर एक तीसरी तरह की सरकार बनाई गई, द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये लैंग्वेज बेस्ड थी। डच लोगों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट और फ्रेंच लोगों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, इलेक्टेड बाय पीपल belonging to one language community, deals with issue related to culture, language and education। ये अलग अलग गवर्नमेंट थी, डच लोगों की अलग, फ्रेंच लोगों की अलग। तो डच भाषा से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी निर्णय होती थी, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट उसके बारे में निर्णय करती थी। ठीक ऐसा ही फ्रेंच कम्युनिटी की गवर्नमेंट जो थी वो फ्रेंच भाषा से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड निर्णय करती थी। दिस अरेंजमेंट हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो भाषा के आधार पर देश का बंटवारा हो सकता था, लेकिन ये जो इस तरह का अरेंजमेंट है उसकी वजह से बेल्जियम एक बहुत बढ़िया तरीके से एक ही देश बना रहा, जिसका भाषा के आधार पर विघटन हो सकता था, वो सेपरेट हो सकता था, डिवीजन हो सकता था। उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन बनी, यूरोप के बहुत सारे देश हैं उन्होंने मिलकर के एक यूनियन बनाई है। तो जब यूरोपियन यूनियन बनी तो उसका जो मुख्यालय है वो बनाया गया बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को। तो ये एक बहुत बड़ा रिकग्निशन है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि इस देश ने अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से अकोमोडेट किया है। इसके लिए यहाँ पे अगर हम यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर बनाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनसीईआरटी बुक्स का, इंटरनेट और गूगल का, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का और सबसे ज़्यादा मेरे व्यूअर्स का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
press the bell icon so that you can get regular notification.